नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होकर कानून की शक्ल ले चुका है। उसे लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के रुख से साफ है कि यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव का सफर किन रास्तों से होकर गुजरने वाला है। अखिलेश यादव अपने आजमाए हुए हथियार पीडीए की धार चमकाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप जब तब अलग अलग इंटरव्यूज में उसी तथाकथित 80-20 के फॉर्मूले की बात करते हुए देखेंगे। उन्हें उसी में जीत का रहस्य नजर आ रहा है। जीत किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक कार्यकर्ता और कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी बेस्ट सेलर पुस्तक एक प्रोफेसर की डायरी के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि वक्फ बिल हाल ही में पास हुआ है। अखिलेश यादव और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का उसे लेकर विरोध है। अखिलेश यादव तो ये तक कह रहे हैं कि ये देश के करोड़ों लोगों से उनकी घर दुकान छीनने की साजिश है। लेकिन सरकार कह रही है कि वो वक्फ संपत्तियों में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है उसे ठीक करने के लिए ये बिल लेकर आई है। तो फिर क्यों विरोध है? बहुत शुक्रिया नीरज दा, इस बहुत ज़रूरी विषय पर बातचीत करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात ये समझी जाए कि कोई भी सरकार अगर कोई संशोधन का बिल ले आती है, कानून बनाना चाहती है, तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि वो उसमें कोई कमी है। सरकार हमेशा यही कहेगी। उसने किसानों को भी यही कहा कि ये किसानों के हित का कदम है। उन्होंने शिक्षा नीति बनाई तो भी विरोध करने वाले छात्रों, प्रोफेसरों की आवाजें नहीं सुनी गई, लेकिन सरकार ने ये कहा कि उनके हित में है। वैसे ही ये मुसलमानों के हित के लिए लाया गया है और मुसलमान कह रहा है कि भाई, आप ये हमारा हित करने की मंशा नहीं रखते, आप असल में हमारी जमीनों और हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। एक तो ये पहलू इसका है। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार की नीति, नियत और मंशा पर जनता की आवाज बनकर के सवाल करे। तो विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके या दक्षिण भारत में स्टालिन की पार्टी हो, जितने भी सबसे प्रमुख विपक्ष के चेहरे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को और सरकार की मंशा को उजागर कर रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने भी सदन में वही सवाल किया, क्या आपने जो कानून बनाने के संशोधन के प्रस्ताव दिए, जेपीसी को जितना 14-15 संशोधन किया, उसमें विपक्ष की एक भी मांग मानी नहीं गई और विपक्ष की आवाज को एक तरह से अनसुना किया गया। सरकार बहुमत में है तो वो अपने पक्ष में फैसला करवा लेगी, लेकिन विपक्ष का फैसला जनता के हाथ में होता है। तो जनता अपने ढंग से इस तरह के कानूनों के लिए सवाल खड़ा कर रही है। और क्रक्स में कहें तो दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप की नीयत ठीक नहीं है। यह कहना कि वो कानूनी रूप से उनको कोई कानून से ऊपर थे, वो कोर्ट नहीं जा सकते थे, उसके झूठ को उजागर किया विपक्ष के कई भाषणों में। कई नेताओं ने एक एक सिलसिलेवार करके कहा। सरकार कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को ले आ रही है जिससे कि वो गांव तक ये समझा दे कि इतनी जमीनें देखो, ये हैं, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर। असल में मंशा अंदर अंदर ये है कि देखो, जो कोई न कर सका वो हमने कर दिया, अब मुसलमानों को थोड़ा टाइट कर दिया। ये एक अंडर करंट है। तो इस तरह की डिबेट में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और विपक्ष फिलहाल वही जिम्मेदारी निभा रहा है। जी। लेकिन हमने देखा कि चाहे वो संभल का मामला जो नवंबर में शुरू हुआ और ठंडा होते होते भी अभी तक बना ही हुआ है, फिर ये वक्फ का मसला आ गया। जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार 80-20 की बात करते हैं, जो असल में हिंदू मुसलमान की बात है। ऐसे में अखिलेश यादव 2027 तक अपने पीडीए की धार को उसी तरह तेज रख पाएंगे या और ज्यादा तेज कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों माना जाए कि अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला 2027 तक सस्टेन करने वाला है? उसका रेफरेंस जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं उसके एकदम करंट एक इशू से लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता।
वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी और आखिरी में रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठा कहा, आतिशी को बेईमान कह दिया, राहुल राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं माना, नॉन सीरियस कह दिया। और अखिलेश यादव का जब नाम लिया गया मानव गुप्ता की तरफ से, जो पत्रकार थे, हम्म। उनकी तरफ से टोटी चोर कह दिया। अब हम्म। ये उसके बाद फिर दोनों हंसते हैं, बात आई गई चली गई। फिर अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो दो तीन पॉइंट्स में बस वहां से उठा रहा हूं उनके उनके रेफरेंस से। पहला, भाजपा के नेताओं की नीत नियत और मंशा, उनकी भाषा अपने विपक्षी दल के नेताओं के प्रति। अब गया जमाना कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े होकर तारीफ भी कर देते थे कि मैं विपक्षी दल का नेता था और कांग्रेस ने मुझे भेज दिया विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए। मैं जब गया तो देखा नेहरू की फोटो नहीं है, तो मैंने अगले दिन कहा नेहरू की फोटो होनी चाहिए। अब वो जमाने बीत गए। अब आपका कोई प्रतिपक्षी है तो किसी भी स्तर तक जा करके उसके उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, बड़ी ही शालीनता के साथ केवल उस वीडियो को सबके बीच में पार्टी ऑफिस में दिखाया, वो खूब हम्म। टीवी पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस डिबेट में हमारा आदमी नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि हमारा घर गंगा जल से क्यों धुलवाया, हम मंदिर गए तो मंदिर हमारा क्यों धुलवाया भाजपाइयों ने। हम्म। जितने पीडीए के लोग हैं इनको इस तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो 27 की लड़ाई 80-20 की होगी। तो जरा मुख्यमंत्री जवाब दें कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में। ये है वो पॉलिटिकल ग्राउंड जिस पर 27 तक खासकर यूपी की पॉलिटिक्स मतलब फोकस्ड रहेगी। मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वो 80-20 के, जो कि 22 में भी उन्होंने लगाया था नारा, हम्म। अखिलेश यादव चाहेंगे कि वो 90-10 पे। वो पीडीए बेसिकली 90% जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, किसान, मजदूर। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है योगी सरकार के सामने। 10 साल में उनकी डिलीवरी कितनी हुई है ये पब्लिक डोमेन में है। पॉलिटिकल नैरेटिव में 80-20 बनाम 90-10, इसका ग्राउंड तो तैयार हो गया है, ये मुझे लग रहा है। अब दोनों तरफ इम्तिहान है। योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि हिंदू के रूप में गोलबंद होकर के अगर 80% हिंदू एकजुट हुए तो वो जीतेंगे। अगर अखिलेश यादव का पीडीए 2024 की तरह गोलबंद हो पाया, समझा पाया कि देखिए सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किसके ऊपर हो रहे हैं, जेलों में कौन है, मुकदमे किसके लिखे जा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या हुआ, पीडीए के लोगों का घर धुलवा रहे, पीडीए के लोगों को अपमानित कर रहे, अगर ये पीडीए चल गया तो हम्म। 27 में फिर बाजी पलट जाएगी जी। लेकिन अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, जयंत चौधरी, यानी अपने सहयोगियों की शक्ल में बीजेपी ने वो पहरेदार भी तो खड़े किए हुए हैं जो अखिलेश यादव की तरफ जाने वाले पीडीए के रास्तों पर रुकावट बनाते हैं, यानी अपने अपने हिस्से का वोट बीजेपी के हक में लेते हैं। बिल्कुल ठीक सवाल है। असल में थोड़ा सा आसपास के राज्य से एक एक हिस्सा से राज्य जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा बिहार चलते हैं। बिहार में क्या कर रही है भाजपा? बिहार में बीजेपी का मैथमेटिकल अलायंस बहुत कमाल का है। नीतीश कुमार अभी भी उनके साथ हैं। बीजेपी ने अपना चेहरा किसको बनाया? सम्राट चौधरी को, जो कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। तो कुर्मी बिरादरी से हो गए नीतीश कुमार खुद, और खुद ईबीसी वोटों के यानी अति पिछड़े वोटों के एक बड़े पसंदीदा चेहरे के रूप में नीतीश कुमार हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने साथ रखा है, चिराग पासवान को साथ में रखा है। बीजेपी ये करने में तो सबसे आगे है। हालांकि वो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, हिंदू गांव बनवा रहे हैं उनके बाबा बाबा लोग, और वो पॉलिटिकली या आरएसएस के नैरेटिव के तहत बीजेपी की फिलॉसफी ये है कि जाति की पहचान खत्म हो जाए, केवल धर्म की पहचान रहे। इसलिए सारा नैरेटिव उनका ये है। लेकिन यूपी और बिहार, इन दोनों जगह जाति कितनी अहम है इसके रेफरेंस से आप देख लें तो एक तरफ तेजस्वी यादव को कोशिश क्या करनी है, लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस को, कि आप ये साबित करें कि नेता बीजेपी के साथ हैं अलायंस के रूप में, या उस पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित जातियों को विपक्ष ये समझा पाएगा कि बीजेपी कैसे उनका हित नहीं कर रही है। अगर विपक्ष इसमें कामयाब होगा तभी वो बिहार में कामयाब हो पाएगा। अन्यथा बीजेपी जो चेहरे आगे करती है उसमें हमेशा वो भारी पड़ेगी। यही उदाहरण यूपी के लिए भी आपने ठीक सवाल किया। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, राजभर समुदाय से आते हैं, यानी ओबीसी की एक ठीक ठाक
ताकतवर जाति, मार्शल कॉम, अगर सो कॉल्ड मार्शल कॉम वाली थ्योरी को देखें तो निषाद, पासी, राजभर और बाकी ओबीसी की कुछ जनसंख्या में ज्यादा वाली जातियां, इस केमिस्ट्री में बीजेपी यूपी में भी कोशिश करेगी। संजय निषाद उनके पास, ओम प्रकाश राजभर उनके पास, अमनप्रिया पटेल उनके पास, जयंत चौधरी पश्चिम में जाटों की तरफ से एक बड़े चेहरे हैं, बढ़िया अलायंस लग रहा है। ऐसे तो हम्म। फिर बीजेपी को एक तरह से 80% वोट मिलना होगा अगर ये चल गया तो। असल में राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजभर समाज के बीच इस बात का अंडर करंट तो है ना कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री तो हैं, मिला क्या। अब वो वही कई बार इंटरव्यू में बोलते हैं। संजय निषाद तो इतने नाराज हैं, पिछले 2-3 बार सार्वजनिक तौर पर उनकी नाराजगी जाहिर हो चुकी है वो भी मंत्री। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, पिछले दिनों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। उनके पति जो वहां मंत्री हैं, आशीष पटेल, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कई अधिकारी तो ऐसा कर रहे हैं जैसा कोई विरोधी ना करे, और वो मंत्री हैं बीजेपी के उसमें। तो दूसरी तरफ संजय निषाद, आज ही मैं रेफरेंस लेता हूं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अखिलेश यादव ने कहा कि निषाद जी जब बीजेपी के साथ गए तो न तो वो हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए बोल पा रहे, न वो आरक्षण की मांग कर पा रहे। निषाद को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, और अमित शाह ने 8 साल पहले कहा था। उसके बाद राजभर जी को कुछ मिला नहीं, उन्होंने भी वो जातियां जो 12 से 16 जातियां थी उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कराना था, मुद्दा तो एक भी आप करवा नहीं पाए। अनुप्रिया पटेल जी कितनी बार लिख चुकी हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार को आरक्षण में ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ। इसका मतलब ये कि बीजेपी एक खास किस्म से नैरेटिव बनाएगी कि सारा अलायंस तो हमारे पास है, अखिलेश यादव तो अकेले हैं। मगर मुझे लगता है कि नीरज दा, यहां पर यह देखना होगा कि जनता किसके साथ है। जनता मुद्दों के साथ अगर होगी तो जनता पीडीए के साथ आएगी, और अगर जनता नेता के साथ वोट देगी तो नो डाउट आपके सामने बीजेपी से बेहतर क्या है जी। हम्म। अच्छा, एक और हालिया वाकये का जिक्र कर लेते हैं। रामजीलाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के दलित समुदाय के का रिप्रेजेंटेशन करने वाले राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर राणा सांगा वाला एक मसला था। उस पर अब एक दलित सांसद के घर पर वो करणी सेना, जिसके सदस्य राजपूत समुदाय से आते हैं, वो हमला करते हैं। अखिलेश यादव इसे दलित बनाम ठाकुर की एक शक्ल देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में दलितों को लामबंद करने की एक जमीन तैयार करेगा, या ये एक वाकया था, आया निकल गया और अब बात आगे बढ़ गई? नीरज दा, अगर इसको थोड़ा सा इलोबरेट करें और सियासी गलियारों में ऐसी घटनाओं की जो हिस्ट्री रही है उससे जोड़ कर देखें तो कई बार ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बहुत क्लिक कर जाते हैं, और कई बार बड़ी घटनाएं भी समय के साथ धीरे धीरे नेपथ्य में चली जाती हैं। मैं अभी ये कहने में मतलब मेरे पास अभी ये कहना नहीं है, कहने का कोई आधार नहीं है कि ये मुद्दा क्या 27 तक असर करेगा या कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा, नंबर एक। हाँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बयान हुआ, बयान दिया गया संसद में। बयान का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। नैरेटिव रामजीलाल सुमन ये बनाना चाह रहे थे कि बीजेपी मुसलमानों को अपमानित करने के लिए क्या क्या करती है, और हिस्ट्री में कई तरह के रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं जिसका सिरा अंग्रेजों, मुगलों और उनके साथ कोट अनकोट गद्दारी वाले सेंस में जुड़ता है, कोट अनकोट। ये एक वाक्य था, ये एक बात थी। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, ऐसा दावा मुख्यमंत्री जी का है। हम्म। अपराधी तो यूपी छोड़ चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन राज्यसभा के सांसद पर घोषित करके कि इतने तारीख को हम आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, हमला कर देते हैं, ये घटना का बड़ा हिस्सा हो गया। और ये सामान्य नहीं है, ये राजनीतिक है। यहीं से 2-3 चीजें जुड़ती हैं कि अगर रामजीलाल सुमन दलित थे तो क्या हमले का स्वरूप इतना आक्रामक हो गया, या दलित न भी होते तो भी हमले का स्वरूप इतना ही होता। ये हम्म। ये कॉमन सेंस में जाएगा नीरज दा, हमारे और आपके विश्लेषण से ये कॉमन सेंस पब्लिक में नहीं जाएगा। पब्लिक ये सोचेगी कि भाई आप असहमत हो सकते हैं, आप मुकदमा करिए, आप और चीजें करिए, आप हमला कर देंगे घर पर, आप गला काटने और मारने की धमकी देंगे। ये तो भाई, और कोइंसिडेंसली वो व्यक्ति उस समुदाय से हो जिसके साथ हजारों साल से ऐसा होता हुआ हो,
तो ये अनकॉन्सियसली, और दूसरी तरफ वो तबका है जो मुख्यमंत्री की जाति से जुड़ता है, और आज ही अखिलेश यादव ने बोल भी दिया कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के ये तो संभव नहीं है। अगर ये कॉमन सेंस नीचे तक गया, जो कि जा रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूं, लोग ये समझते हैं कि मतलब आप एक दलित सांसद के घर पर हमला कर देंगे, ये है पीडीए की स्थिति। इसको बीजेपी अभी काउंटर नहीं कर पा रही है, इसलिए देखे होंगे आपकी ये मुद्दा धीरे धीरे खुद बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हाल के दिनों में 12 हम्म। अप्रैल को फिर से तारीख दी गई थी, हाँ, फिर बिल्कुल। शांति हो गई। अभी फिलहाल कोई बहुत गर्माहट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार छोटी घटनाएं भी बड़े राजनीतिक असर छोड़ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रामजीलाल सुमन वाले प्रकरण में पिछड़े और दलित इस बात को अपने स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ लें, तब तो ये 27 में भारी पड़ जाएगा। क्योंकि वैसे भी राजपूत समुदाय, जो करणी सेना जिसकी नुमाइंदगी कर रही है, उसका एक ही हिस्सा देता रहा है। और खुद योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं इंटरव्यू में कि मुझे गुमान है कि मैं क्षत्रिय हूं जिसमें भगवान भी जन्म लेते हैं। तो वो तो वैसे ही गोलबंद है बीजेपी की तरफ। तो इस पूरे प्रकरण से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होना नहीं है, पॉलिटिक्स अगर देख रहे हो। इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी इसको जब ज्यादा लंबा ना खींचे, हो सकता है ये खत्म हम्म। कर दिया जाए, कुछ दिन बाद ये मुद्दा दबा दिया जाए। लेकिन जितना हो गया है, वो कम से कम पीडीए के लोगों को उचित नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा हुआ है और संविधान को कमजोर कर रहा है। तो हो सकता है ये 27 तक जाएगा, इसमें कोई असर नहीं जी। तो इसका एक सप्लीमेंट्री सवाल है। जवाब हालांकि आपने पूरा व्यापक रूप से दे दिया है, लेकिन जैसे पिछले दिनों अमित शाह ने कहा कि योगी ही रिपीट होंगे, कम से कम योगी की अगुवाई में रिपीट तो तब होंगे जब सरकार आएगी, लेकिन चुनाव योगी की अगुवाई में उनके चेहरे पर लड़ेंगे, ये एक इशारा दे दिया। अगर हम इसे सही मान लेते हैं, तो क्या ब्रांड योगी अखिलेश यादव की एक मुश्किल चुनौती है, या ठाकुर योगी अखिलेश यादव के पीडीए के लिए एक आसानी देता है? बहुत बहुत जरूरी सवाल आपने किया। अखिलेश यादव ने एक लाइन का अपना ह्यूमर विट वाला उसका जवाब लिखा था ट्विटर पे कि दिल में तो था डिलीट और हम्म। जुबान पे आया रिपीट। तो ये खैर राजनीति है, ऐसे चलती रहती है। हालांकि बीते दिनों के दिल्ली और लखनऊ की गलियों को अगर देखें, उन सियासी गलियारों में इन दोनों सत्ता के केंद्रों के बीच सब कुछ सहज नहीं लग रहा है। लखनऊ और दिल्ली की बात कर रहा हूं। कई ऐसे उदाहरण हैं, बात लंबी हो जाएगी इसलिए छोड़ देते हैं। हम्म। जैसे जैसे खुद मुख्यमंत्री जी ने सारा कुंभ का क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया भाई, जो नहीं भी करना चाहिए वो भी कर दिया। और मोदी जी ने जब कुंभ पर भाषण दिया सदन में, तो मुख्यमंत्री जी का नाम ही नहीं लिया। हालांकि राजनीति है, दोनों लोग एक साथ दिखते हैं, पार्टी एक ही है, सब कुछ है। अब इससे होगा क्या यूपी में? आपने बहुत बाइफरगेट सवाल किया है हम्म। कि ब्रांड योगी वर्सेस ठाकुर योगी, कोट अनकोट ठाकुर योगी, हम्म। जिस जिस रेफरेंस में आपने कहा है। ब्रांड योगी की कोशिश हो रही है, संभल उसका एक सैंपल है। वक्फ पे कानून बना, पास हुआ, भी राष्ट्रपति से हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे अनुमोदन के, और डीएम को लेटर जारी हो गया यूपी में। अब हेमंता बिस्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस परेशान हो गए होंगे बेचारे, मोहन यादव, कि हम तो पीछे रह गए, योगी जी आगे निकल गए। ये कोशिश है योगी आदित्यनाथ की, ये कोशिश है बुलडोजर और तमाम चीजों की, वो ब्रांडिंग की। इतने इंटरव्यूज दे करके वो एक एक वो वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं जिससे गुजरात से दिल्ली पहुंचा गया था, तो लखनऊ से दिल्ली आया जाए। ये कोशिश यूपी में इतनी कारगर होती दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से। हिंदू बनकर के जितने लोगों को बीजेपी को वोट देना था, वो अपने अधिकतम पड़ाव पर था। ठाकुर योगी मुश्किल पैदा करेगा, ये सबके सामने दिख रहा है। थानों में हम्म। कितने लोग हैं, विश्वविद्यालयों में कितने लोग भर्ती हो रहे हैं, सुनवाई किसकी हो रही है, किसकी जाति के माफिया हो गए, किसकी जाति के मसीहा हो गए, ये यूपी के लोग जानते हैं। तो इसलिए लोकल पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स में योगी जी का सत्ता में बने रहना समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगा। इसलिए अगर अगर अमित शाह जी ये घोषणा कर रहे हैं कि योगी जी रहेंगे, और हम्म। एक छोटा सा और इतिहास से जोड़ लें नीरज दा, हम्म। 27 के चुनाव को क्या योगी जी के चेहरे पर लड़ा गया था? ये बात दावे से बीजेपी नहीं कह सकती। केशव प्रसाद मौर्य उस समय चुनावी भाषणों 17 17 की बात कर रहे हैं आप, 17 की? नहीं, 17 में तो कोई चेहरा नहीं था, वो केशव मौर्य थे। 22। अब उसके बाद 22 में भी
वो हम्म। दोनों जगह पर स्पष्ट बहुत नहीं था। केशव मौर्य का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद चुना जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि समीकरण योगी जी के पक्ष में थे, तो बिना किसी दाव पेच के वो बन भी गए। लेकिन कितनी बार वहां पर क्या क्या होते रहा है, कितनी बार कौन कुर्सी खींच रहा था, कौन नमस्ते नहीं कर रहा था, बहुत कुछ पानी बहा है। 24 के चुनाव के बाद क्या हुआ था, तुरंत उसके बाद यूपी में 43 सीट बीजेपी हारी थी। और उसके बाद योगी जी का क्या क्या होने वाला था, कहां कहां क्या फोन हुआ, अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में ब्रांड योगी के नाम पर जो होना था, वो अपने अधिकतम पड़ाव पर है। अब योगी जी का जितना भी एंटी इनकम्बेंसी है, वो चूंकि पीडीए के खिलाफ है। और पीडीए को गौर करिएगा, एक समय आप गौर से देखें, बीएसपी डिक्लाइन पर है। हम्म। बीएसपी एक तरह से अपने मतलब सबसे कमजोर स्थिति में है। और ठीक उसी समय पीडीए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई कल्पना कर सकता था कि वो अंबेडकर को लोहिया के बराबर और कई बार बड़ा कद रखेंगे। 24 का चुनाव चला गया, लेकिन संविधान का नैरेटिव अभी तक बचाए हुए हैं। पीडीए के लोगों को जहां अन्याय हो रहा है, सपा अपना डेलीगेशन भेज रही है। मतलब ये गोलबंदी पूरी कर चुकी है। और अगर ये पीडीए चला, तो फिर योगी जी का रहना सपा के लिए फायदेमंद है। बाकी तो योगी जी खुद ही कह रहे हैं, नीरज दा, कि दिल्ली जाने से अच्छा गोरखपुर लौट जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब है मेरे लिए राजनीति। तो अभी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन हवा जिस दिशा में जा रही है, उसमें दिलचस्प है पीडीए बनाम योगी जी का अपना एजेंडा, योगी जी का हम्म। अपना चेहरा, वो बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने सामने है जी। जी। दलित वोट की बात जब आती है, जैसा कि आपने भी कहा, मायावती और बीएसपी का जिक्र किया, तो जब दलित वोट की बात आती है तो मायावती और चंद्रशेखर जैसे सियासी किरदार भी मंच पर आते हैं। आपको लगता है कि 2027 में इनकी कोई भूमिका रहेगी, या बिल्कुल अखिलेश यादव ने जिस तरह का मोर्चा खोला है तो वो दो तरफा ही बना देंगे चुनाव को? नहीं, मैं ये अभी ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मायावती जी चूंकि अपने आप में एक आइकॉन है। आप इस बात को समझें कि आजाद भारत में ऐसे बहुत कम नेता पैदा हुए जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर ढकेले गए तबके से उठ करके देश की सबसे बड़ी सियासी कतार में खड़े हो जाएं, और वो आदरणीय मायावती जी ने किया है। वो जब तक हैं तब तक वो लीडर नहीं, इमोशन है। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स क्या है इसको लेकर के सोसाइटी और बुद्धिजीवी विश्लेषण करेंगे कि भाई कितनी बार उत्तराधिकारी बदलता है, बसपा का कैडर खुद क्या करता है, कितना निराश है, कैसे वो काम करेंगी, ये उनके हाथ में है। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है, वो फिलहाल ऐसा दिखता है कि यूपी के किसी भी, आप सोचे ना, आप विपक्ष में हो, विपक्ष में ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों का एक तरह से एकदम खिलाफ काम कर रही है, वो संविधान तक को तार तार कर रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इंस्टीट्यूशन को, फिर डेली के एट्रोसिटीज को। और फिर आपकी पार्टी कहीं नजर ना आए, कहीं विरोध न करे। आखिरी बार विरोध तब किया था जब अमित शाह जी का सदन का बयान था। फिर आप पॉलिटिकली बहुत विजिबल नहीं है, तो अपने कोर वोटर को तो आप कंसल्टेट करेंगे, लेकिन आप विक्ट्री वाली कंडीशन तक अपनी पार्टी को नहीं ले जा पाएंगे। अगर इस बीच में कुछ और नया बसपा करती है तो नो डाउट वो फाइट में रहेगी। दूसरी बात चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर सदन में पहुंचे हैं, अब वो पूरे देश को नजर आते हैं, भले ही अकेले सांसद हैं, लेकिन वो इस तरह के तमाम घटनाओं पर दिखते हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का एक हिस्सा चंद्रशेखर के सामने के विकल्प के रूप में अपने को देखेगा कि हाँ भाई, ये भी एक लीडर है। अब आते हम्म। हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव, देखिए, सच बात तो ये कहें कि कास्ट एक ऐसी चीज है कि उसमें लीडरशिप अगर कास्ट को बेस बनाकर अपना लीडर चुनेगी, तब तो भाई राजभर का एक भी वोट ओम प्रकाश राजभर के कहे बिना दाएं बाएं होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारा वोट बंटता है, निषाद वोट बंटता है। वैसे ही इवन यादव सवर्ण वोट भी, सीएचडीएस का आंकड़ा जब हम पिछली बार विश्लेषण कर रहे थे 22 के चुनाव का, तो 89% वोट ही अपर कास्ट का बीजेपी को मिला था, यानी 10% वोट नॉन बीजेपी को जाता है। वैसे ही यादव वोट, वैसे ही कुर्मी वोट, वैसे ही दलित वोट बंटता है। इस बंटते हुए वोट में चंद्रशेखर जी को कितना मिलेगा, आदरणीय मायावती जी को कितना मिलेगा, बाकी दलों को कितना मिलेगा, ये अभी बात के भविष्य के लिए है। लेकिन मेजॉरिटी ये देखेगी कि विनिंग कंडीशन में कौन है, हम्म। बीजेपी को रोकने के कंडीशन में कौन है,
और वहां अखिलेश यादव अपने प्रोग्राम के साथ, अपनी बदली हुई पीडीए की बहुजन आइडियोलॉजी के साथ और रोज के डेली डेली की पॉलिटिक्स में अपनी एक्टिविटीज के साथ विजिबल नजर आने वाले एक लीडर के तौर पे इन तीन जगहों पर बाकी से थोड़ा आगे हैं। बाकी अभी वक्त बहुत है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदले। जी। एक सवाल और कि बिहार पर भी मैं आपसे आखिर में एक सवाल लूंगा इसके बाद। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर अभी जो भी तस्वीर नजर आ रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच, लेकिन बिहार के नतीजों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका या नतीजे भी बहुत कुछ तय करेंगे। आपको लगता है कि हालांकि अभी भी कोई बहुत सौहार्द नहीं है, इमरान मसूद जैसे नेता कह देते हैं कि हम लोकसभा की तर्ज पे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि ये एक इंडिया गठबंधन जो कि बीजेपी के खिलाफ फिलहाल बहुत जरूरी लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये ऐसे ही चलेगा और 2027 तक ये जो रोजी पिक्चर है इंडिया गठबंधन की ये बनी रहेगी? बिहार की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि बिहार में कांग्रेस का यूपी से ज्यादा खराब स्थिति है। मतलब इसको टू बी हम्म। ऑनेस्ट, हम्म। यूपी में तो फिर भी उनके ठीक ठाक कुछ चेहरे दिख जाते हैं लखनऊ में और जगहों पर। उनके 6 सांसद आज की तारीख में हैं और इंडिया अलायंस का सबसे विनिंग कॉम्बिनेशन यूपी है। मतलब हम्म। इस लिहाज से बहुत पावरफुल है। बिहार में पिछली बार क्या हुआ, 70 सीटें कांग्रेस को दी गई, 19 पे वो जीती। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों में एक पार्टी है माले, भाकपा माले, हम्म। 16 सीटें उसे गठबंधन में मिली, 12 वो जीते। अब की 2 सीटें मिली लोकसभा में, दोनों वो जीत गए और बाकी जगहों पर नहीं। वो अभी भी एक कांस्टेंट, एक बड़ा महागठबंधन का हिस्सा है माले का। कुछ सेगमेंट है बिहार में जहां वो बहुत मजबूत है। आरजेडी ने कोशिश बीते दिनों क्या की है कि वक्फ बिल के बाद देखिएगा कि मुसलमान 1% भी कहीं नहीं जाएगा। नीतीश जी, नायडू, नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन लोगों का कोई मतलब निकलेगा नहीं। नीतीश हम्म। कुमार वैसे भी अब बहुत कमजोर स्थिति में है। मैं बिहार चूंकि जाते रहा हूं, 2 दिन हम्म। पहले मैं बिहार से आया हूं, वहां की ईबीसी कम्युनिटी जो कि नीतीश जी को बाय डिफॉल्ट अपना नेता मानती थी, वो कम्युनिटी ये मानती है कि लीडर हमारा अच्छा है लेकिन अब कमजोर पड़ता दिख रहा है, अब ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बीजेपी ने इसको कंट्रोल कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में वो नेचुरल वोटर जो डायरेक्ट बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, वो नीतीश जी के चेहरे पर बीजेपी के साथ तो हो लेता था, लेकिन फिलहाल के चुनाव में वो उनको डायरेक्ट वोट नहीं देगा। इसका शेयर अगर आरजेडी अपनी तरफ खींचने में रिप्रेजेंटेशन देकर, यूपी हम्म। वाला पीडीए का रिप्रेजेंटेशन अगर आरजेडी ने टिकट वितरण में दिया तो उसका एक सेगमेंट इनकी तरफ आएगा। कांग्रेस को क्या करना होगा वहां पर कि वो कन्हैया को लेकर गए, अब कन्हैया वाली रैली में उससे किसको, वो यूथ वहां पर सोशल जस्टिस वाला यूथ है, वो हम्म। मोदी विरोध के नाम पर वोट नहीं देता है यूपी बिहार में। कम से कम सोशल जस्टिस, आइडियोलॉजी की क्लियरिटी, अगर कांग्रेस इस तरह की डाइवर्सिटी वहां ले आएगी तो वहां काम करेगी। यूपी की बात करें, हम्म। यूपी में अखिलेश यादव को ये बात पता है। मतलब आप कल्पना करें कि अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में बिना कहे समर्थन दे दिया, मध्य प्रदेश में लड़ गए क्योंकि वहां अपमान की बात थी, महाराष्ट्र में 2-3 सीटों पर लड़े, बाकी पे समर्थन दे दिया, अलायंस नहीं हुआ। दिल्ली में आते आते दिल्ली। विपक्ष में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गए हम्म। क्योंकि रीजनल फोर्सेस को एक पॉलिटिकल थ्योरी क्लियर है कि जो पैन इंडिया पार्टी है, जो नेशनल पार्टियां हैं, वो कभी भी रीजनल पार्टियों को बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं देना चाहती। ये बाय डिफॉल्ट एक पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को मैं थोड़ा सा देर के लिए अलग रखता हूं, मैं राहुल गांधी को सामने रखता हूं। राहुल गांधी इस समझ से नहीं काम कर रहे हैं। राहुल गांधी विचारों में भी एक समावेशी विचार की बात करते हैं, कमाल के भाषण देने वाले, संघ पर अटैक करने वाले, पूंजी कैसे कैसे देश को बर्बाद किया जा रहा है, प्लस पिछड़े, दलित, आरक्षण, निजीकरण, देश बेचा जा रहा है। कितना क्लियर विजन है, पता नहीं कांग्रेस बाकी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मतलब आप कन्हैया कुमार के पिछले 20 भाषण उठा लीजिए, वो राहुल हम्म। गांधी के आसपास कहीं हो तो बताइए, उन मुद्दों पर ही नहीं है। ऐसे और भी लीडर्स को यूपी में वो कैलकुलेशन अखिलेश और राहुल गांधी का बहुत अच्छा है
इन दोनों में कोई फिलहाल मुझे दिक्कत नहीं लगती। और दोनों का विजन क्लियर है। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, कई बार ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा नहीं भाई, बड़ी लड़ाई है तो हमें बड़ी अलायंस बनानी पड़ेगी। हम्म। अब विधानसभा में क्या होगा, इमरान मसूद जी को छोड़ देते हैं। लीडर जी। तो जब तक सीट बंटवारा जब तक नहीं हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से कुछ कुछ बयान आएंगे। हम्म। मेरा मानना यह है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों नेताओं के जहन में एक दूर की पॉलिटिक्स है। इसलिए इनके लेवल पर अगर बात रहेगी तो एक बड़ी एका बनेगी। लोकल पॉलिटिक्स का अगर क्लैश होगा तो मुश्किल आएगी। हालांकि मेरा मानना है कि दोनों जगह, बिहार और यूपी दोनों जगह अलायंस रहेगा, और अलायंस के साथ ये दोनों पार्टियां बीजेपी से टक्कर लेने जाएंगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, किसी जानकार ने कहा है कि एक भारतीय बुद्धिजीवी होता है, दो भारतीय मिल जाए तो एक सियासी पार्टी बन जाती है, और तीन भारतीय मिल जाए तो दो सियासी पार्टियां मिल जाती हैं। और हमारे भीतर बसा यही सियासी किरदार पिछले चुनावों को भूलकर हर आने वाले चुनाव को दिलचस्प और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, लेकिन हर दिन हमें वो वजह मिलेगी जो हमें ये डिस्कस करने, ये चर्चा करने का मौका देगी कि आखिर 2027 का वो चुनाव जीतने कौन जा रहा है। और हर रोज बदलती इन लहरों को, बदलती पानी के इस बहाव को नापने के लिए हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे जानकारों के साथ बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इतने ठहराव और स्पष्टता के साथ तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।